मैंने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, सर, मैंने आपको बता दिया है कि सच्चाई क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरह की मनगढ़ंत कहानी पर कमेंट करना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है और ये बिल्कुल साफ सुथरी बातचीत है। व्हाट्सएप पर मैंने जो आपको दिखाया वहां पर मैं परेशान था और दूसरी पार्टी झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं, कोटक ने दोनों आईपीओ की फंडिंग क्लोज की है। जैसे मैंने कहा, यह ऑडियो एक मजाक की तरह है और इसे कोई लीगली मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह नकली है, पर मुझे कोई 2x 3x एम्प्लॉयज का कोई ऑफर नहीं मिला है। यह है क्या? भाविक, जिसे भी ईमेल पर मार्क किया गया था, उसने मुझसे पूछा कि क्या उसे यूनिकॉर्न बाबा से बात करनी चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्या तू उसे जानता है? उसने कहा, हां, उससे मेरा कनेक्ट है। मैं भी जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। मैंने उससे कहा कि हां, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। भाविक ने कुछ देर बाद मुझसे वापस कनेक्ट किया और उसने बताया कि यूनिकॉर्न बाबा इस ऑडियो को छुपाने के लिए $2,40,000 की मांग कर रहे हैं। और इतने में यूनिकॉर्न बाबा का ईमेल भी आ गया। जो ईमेल आई थी वो कुछ इस तरह की थी। हेलो टीम, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके साथ एडवर्टाइजिंग प्लान शेयर कर रहा हूं। ये यूनिकॉर्न बाबा का अर्ली स्टेज इन्वेस्टर लिस्ट और एडवाइजर रेट कार्ड है भारत पे के लिए। ईमेल पर लिखा हुआ था, एड यूनिट, भारत पे बैनर, टाइम पीरियड 24 माह, कैटेगरी बैनर्स ऑन ऑल शीट्स ऑफ यूबी इन्वेस्टर, लिस्ट $2,40,000। यूनिकॉर्न बाबा अर्ली स्टेज इन्वेस्टर लिस्ट। नीचे यह भी लिखा हुआ था कि आप 2 साल के अंदर 800 से 1000 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप डील की उम्मीद हमसे कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपकी इमेज बनाने की स्ट्रैटेजी में भी मदद करूंगा, जो आपकी कहानी ही बदल देगी। साथ ही आपको 20 से 25 पॉजिटिव शूट आउट और पीआर प्लग्स भी दिए जाएंगे। अब आप मुझे अपने विचार बताएं। यह मार्केटिंग प्लान जो आपके साथ शेयर किया गया, आपकी सोच के साथ बदल भी सकता है। धन्यवाद। मैंने ईमेल पढ़ने के बाद यूनिकॉर्न बाबा को कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल, तो ऐसा है, आप अपने पुराने ईमेल को पढ़िए तो वो किसी ब्लैकमेल जैसा लग रहा है। पर उससे भी मैं डरा नहीं था। मैंने आगे कहा, कोटक का वो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर जिसके ऊपर इस फेक ऑडियो का इल्जाम है, वो तो आज सुबह मुझसे मिलने आया था, मुझे न्यू ईयर विश करने आया था। मैंने ईमेल पे लिखा, हेलो, हाय, प्लीज इस नकली ऑडियो को लीक करने की धमकी देकर $2,40,000 मांगना बंद करिए। यह किसी जबरदस्ती वसूली करने जैसा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। कम से कम ट्विटर पे अपनी मौजूदगी का ही सामना कर लीजिए। और प्लीज यहां देखिए, आपके फेक ऑडियो में जो है वो कल ही न्यू ईयर विश करने आया था और इस फेक ऑडियो का उसने मजाक भी उड़ाया, और वो तो हमारे साथ इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने को भी तैयार है। और हां, प्लीज आप ये फेक ऑडियो इन्वेस्टर्स को भेजना बंद करें। हम आपके एजेंडा को समझ नहीं पा रहे हैं। रिगार्ड्स, अशनीर। मैंने इस ईमेल में फोटो भी लगाई, फिर मैं इसे भूल गया। जनवरी 2022 के शुरुआत में ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ उदयपुर गया। इस टाइम तक शार्क टैंक के शुरुआती एपिसोड्स लाइव हो चुके थे और मुझे बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि लोग मुझे कोविड मास्क पहनने के बाद भी अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। उस दिन मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे फोन पे बहुत से मैसेजेस हैं। पहले मिकी मल्का का मैसेज था। उसने पूछा, ट्विटर पे एक ऑडियो है, क्या वो तुम हो? मैंने ट्विटर पे लॉग इन किया। मैंने देखा कि @बाबू बोंगो नाम के एक अकाउंट में उस ऑडियो क्लिप की साउंड क्लाउड लिंक दी गई है। साथ ही उसने ये भी लिखा है, देखिए कैसे अमीर फाउंडर्स गरीब बैंक एम्प्लॉइज के साथ बिहेव करते हैं। मैंने ट्विटर पे ही रिस्पॉन्स देना सही समझा। मैंने क्लियरली लिखा कि ये एक फेक ऑडियो है। ये काम कोई स्कैमस्टर कर रहा है जो इसके बदले बहुत सारा पैसा चाहता है, पर मैंने देने से मना कर दिया था, इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। मैंने इसमें यूनिकॉर्न बाबा को लिखे गए मेल्स को अटैच कर दिया। इस बीच भाविक ने यह कहा कि उसने ट्विटर टीम से बात की है ताकि इस ऑडियो को रिमूव किया जा सके। उसी शाम ऑडियो को हटा दिया गया। अब ट्विटर पर रह गया था उस गैर मौजूद ऑडियो मैसेज पे मेरा रिस्पॉन्स। मैंने अपने पीआर से कहा कि वो तुरंत मेरा वो रिस्पॉन्स वहां से रिमूव करे। साथ ही मैंने अपने इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्म किया कि मैं इस बारे में क्लियर रिस्पॉन्स दे चुका हूं। मेरी कही बात ट्विटर से हट गई है क्योंकि ओरिजिनल पोस्ट को ही हटा दिया गया है। लेकिन फिर क्या, जाहिर सी बात है, तब तक ये ऑडियो
यूट्यूब पर जा चुकी थी। कहां मैं सोच रहा था कि विवाद यहीं पीछे छूट गया, लेकिन वो तो अभी बाकी था। मुझे एक और झटका लगने वाला था। जब मैं उदयपुर से दिल्ली पहुंचा तब एक और खबर मेरे इंतजार में थी। जाहिर है कोटक और मेरे बीच जो लीगल नोटिस भेजा गया था वो अब मीडिया में लीक हो चुका था। और देखा जाए तो उस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ 3 लोग, मैं, मेरा जीसी सुमित सिंह और कोटक जानते थे। तो खबर भी हम तीनों में से ही किसी ने लीक की होगी। मीडिया इस खबर को लेकर कोटक के पास गई। कोटक ने कमेंट कर दिया कि नोटिस का एक्सचेंज हमारे बीच हुआ था और मैंने उनके एक एम्प्लॉय को इस तरह से नुकसान पहुंचाया। कोटक ने ये जो कहा उसमें इन्होंने किसी भी ऑडियो की बात नहीं की थी, पर कोटक के ऐसा कहने पर मीडिया ने इस खबर को उस ऑडियो के साथ जोड़कर पेश किया। ये जो कुछ भी हो रहा था वो एक सोची समझी प्लानिंग थी और इसने मुझे इमोशनली बहुत परेशान किया। यहां अब मीडिया मुझे एक विलन के रूप में बदल रही थी। कोटक और उसके उस बेईमान आरएमएस ने मेरे साथ नाइंसाफी की। और फैक्ट ये था कि मैं शार्क टैंक के जरिए इस वक्त टेलीविजन पर मौजूद था, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ने लगा था। लोग मुझे शार्क टैंक पर देखकर गूगल कर रहे थे और वो जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो सिर्फ नेगेटिव खबरें थी। चारों ओर मुझे लेकर नेगेटिव खबरें फैली हुई थी, जिससे लोगों के अंदर मेरे लिए नफरत बढ़ सकती थी। अशनीर ग्रोवर केस, कोटक महिंद्रा बैंक सख्त एक्शन ले रहा है, यह खबर बिजनेस स्टैंडर्ड पर छपी। तो वहीं डिलीटेड ट्वीट और फोन कॉल पे बुरा व्यवहार, फिनटेक भारत पे वर्सेस कोटक, यह खबर एनडीटीवी हेडलाइंस पर थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब आपने कुछ खास किया ही नहीं है तो आपको इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है? फैमिली इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि मुझे अटेंशन स्पैन मिले। देखा जाए तो मैं मेंटल स्पेस के मामले में उतना बेहतर नहीं हूं, पर मैंने तय किया कि मैं अब झूठ कम से कम बोलूंगा। जो भी खबर जैसी चल रही है उसे चलने दूंगा। यहां तक कि मैं अपना फोन भी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता था और फिर कुछ दिनों के लिए सुहेल और सुमित ही सभी इन्वेस्टर्स से बात करते थे। वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि हां, कुछ भी अचानक से नहीं होता है, सब कुछ आपकी इमेजिनेशन और आपके द्वारा तय की गई प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। जहां पर मैंने लगातार बहुत कठिन मेहनत की, दिन रात एक किया और अपने काम में मैंने ये तय किया कि हर कोई मेरे साथ ग्रो करे, वहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा कठिन मेहनत कर रहे थे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपना काम कर रहे थे ताकि वो मुझे खींचकर नीचे गिरा सकें, मुझे खत्म कर सकें। भाविक ने मुझे कॉल किया और उसने एक एडवाइस दी। सिकोया कैपिटल का कहना है कि हमें एक नई मीडिया एजेंसी को हायर करना चाहिए जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट में बेहतर काम करती हो। इससे हमें एक नया नजरिया भी मिलेगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद भी होगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि प्रेस को मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था और तब मैंने यह भी महसूस किया कि यह एजेंसी मेरे पक्ष में काम कर रही है या मेरे विपरीत। यह बात भी मुझे समझ नहीं आ रही है। आप ठीक तो हैं? माधुरी ने पूछा, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि सुबह सुबह मैं कितना तनाव में था। मुझे अभी सुमित का फोन आया। उसने कहा कि उसे ये खबर सोहेल से मिली है, लेकिन जल्द ही उदय कोटक मेरे खिलाफ एफआईआर करवाने वाले हैं। मैंने सोचा कि मेरे सही बात बता देने पर उसे क्या करना होगा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसने मेरे कहने से पहले ही मुझसे सवाल किया और उसे सुनकर मैं बहुत हैरान था। उसने पूछा कि आपको यकीन है कि आपको इंटरनली बिल्कुल सही जानकारी दी जा रही है? मैंने उनसे कहा, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कुछ है जिसे सोचने पर आपने मुझे मजबूर कर दिया है। वो ये है कि इस लीगल नोटिस की जानकारी रखने वाला एकमात्र व्यक्ति सुमित ही था, क्योंकि इस लीगल नोटिस को सुमित ही ड्राफ्ट कर रहा था। बात दरअसल ये थी कि लीगल नोटिस की खबर मार्केट में आने से 1 महीना पहले ही हम एक दूसरे को लीगल नोटिस एक्सचेंज कर चुके थे। अब मुझे भी यह महसूस होने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह खुद को समझाते हुए मैंने भी अपना मन बना लिया। मुझे भी समझ आ गया था कि इस बढ़ते हुए शोर को खत्म करने का एक ही तरीका है। मैं कुछ दिन के लिए एक छुट्टी पे चला जाता हूं। इससे मुझे भी आराम मिलेगा और फिर हम अपने बिजनेस पर ध्यान लगा पाएंगे। और साथ ही यहां पर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने अपने इस प्लान के बारे में माधुरी को बताया। मैंने सुमित, भाविक और सोहेल से कहा, मीडिया बहुत ज्यादा इस खबर को लेकर पागल बन रही है।
और मैंने तुम दोनों की तरफ से किसी भी तरह का मीडिया प्लान एक्टिव नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब छुट्टियों पे चले जाना चाहिए। मैंने इन तीनों से ये बातें तब कही जब ये तीनों मेरे घर पर मीटिंग के लिए आए थे। मेरा साला शौनक भी उसी रूम में था, लेकिन वो बहुत दूर से बैठकर उन तीनों की बॉडी लैंग्वेज के जरिए उन सभी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। भाविक ने कहा, यह सही नहीं है, हमें आने वाले तूफान से बचना होगा। इन्वेस्टर्स इस ऑडियो को लेकर फॉरेंसिक टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इसमें जो आवाज है वो अशनीर की है या नहीं। सुहेल और सुमित मेरा साथ देने की बजाय बातों को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं सही हूं और मुझे किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। भाविक ने फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको छुट्टियों की कोई भी खास जरूरत है, वो भी 3 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ बहुत अच्छे दिन देखे हैं। आप उनसे एक वॉलंटरी लीव की डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में इन्वेस्टर्स हैं, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यह बात भी तय है कि हम आपके बिना इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक लीव एप्लीकेशन भेज देना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। मुझे यहां पर एक एहसास हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर वो ड्राफ्ट भेज दो, मैं देख लूंगा, और अगर मुझे किसी चेंज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इस मीटिंग के बाद मैंने तय किया कि मैं 1 हफ्ते के लिए पानीपत जाऊंगा। पानीपत से मेरी वाइफ बिलोंग करती है, ताकि मैं अपने इन-लॉज से वहां मिल सकूं। वैसे तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस ट्रिप पर चंडीगढ़ में माधुरी मुझे एक जैन मुनि के पास लेकर गई। जैन मुनि मेरी ही ओर देख रहे थे। वो इंग्लिश में बात करने वाले एक बहुत ही जेंटलमैन थे। उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे। क्या तुम खुश हो? और क्या तुम्हारे आसपास के लोग ईमानदार हैं? मैं अचानक से उनके प्रश्नों को सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि ऐसा ही कुछ तो जिंदगी में मेरे साथ हो भी रहा था। यहां पर समय की कीमत ज्यादा थी बजाय उन सवालों के जवाब की। जब हम चंडीगढ़ से पानीपत वापस आए, मिकी की कॉल मेरे बेटे के फोन पर आई, क्योंकि मेरा फोन उस वक्त बंद था। उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम ही खुद के सबसे बड़े सपोर्टर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये लड़ाई हार रहे हो। मैंने मिक्की की तरफ से कुछ ऐसा सुन लिया था कि मैं फिर से कंफ्यूज होने लगा। मैंने ये सारी बातें माधुरी को बताई, और माधुरी के पिता भी इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने ओरिजिनल प्लान के अनुसार मैं बैठकर अपने दिल की बातें लिखने लगा। मैंने भारत पे के दौरान की वो सारी बातें लिखी जो मुझे याद थी। मैंने लिखा कि कैसे मैंने बिना सैलरी के भारत पे में काम किया था। मैंने अपने नोट के जरिए साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि मैं मार्च के एंड तक छुट्टियों के लिए जाना चाहता हूं, और इससे मैं बहुत ही गहराई के साथ यह समझने की कोशिश करूंगा कि गड़बड़ कहां पर है और हमें अगले फेज में कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है। मुझे भारत पे के प्रॉफिट और आईपीओ के बारे में भी सोचना होगा। वहीं सुमित ने माधुरी के फोन पर मेरे लिए कुछ कमेंट भेजे। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उस वक्त मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा था। जब मैंने फॉर्मल लेटर अपनी कंपनी के बोर्ड में मेंबर्स और इन्वेस्टर्स को भेजा, तो सोहेल ने एक नोट के साथ इसे सामने प्रेजेंट किया, जिसमें उसने कहा कि यह अशनीर ग्रोवर की ओवर रिएक्शन की आदत है, और इसकी एक कॉपी माधुरी को भी दी गई। केवल हांडा और दूसरे कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ 13 जनवरी को मेरी इनफॉर्मल मीटिंग हुई, और इसमें मेरी छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मैं पर्सनली जाकर रजनीश कुमार से मिला। वो माधुरी के बैचमेट के फादर थे और एसबीआई के चेयरमैन भी थे। इनसे मैं साल की शुरुआत में भी मिल चुका था। ये 50 लाख इन्वेस्ट करके 2 करोड़ ईसॉप्स की चाहत रखते थे। रजनीश मेरी चौथी सबसे बड़ी गलती थी, और मेरी बाकी 3 गलतियां थी सोहेल समीर, जो कि भारत पे के सीईओ थे, सुमित सिंह और जसमीत। इस मामले में रजनीश का कहना था कि मीडिया ने इन सभी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोटक में किसी सीनियर से बात करके इस मुद्दे को निपटाने की कोशिश की है, क्योंकि रजनीश कुमार कोटक फंड बोर्ड के मेंबर थे। मैंने उन पर भरोसा किया। मुझे ये लगा कि सारा मामला शांत होने वाला है, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है।